भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अगर आप लोगों को कष्ट होता है तो मैं छत पर ही मंदिर बना लूंगी कल से। खैर, ऐसे ही धीरे धीरे 8 बज गए और घर के सभी सदस्य यानी सुंदरी के सास ससुर, उसका पति विक्रम और 5 गोरी नंदे खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रही थी। भैया, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि काली लड़की से शादी मत करो। उनके पास ना ही सुंदरता होता है ना ही बुद्धि। इतना लेट हो गया, अभी तक नाश्ता नहीं तैयार हुआ। बेटा सब्र रखो, तुम लोग तो 9 बजे ऑफिस जाती हो ना, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। इतने में वहाँ पर सुंदरी सबके लिए नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता देखते ही 5 नंदों ने सारा नाश्ता उठाकर जमीन पर फेंक दिया। भाभी, आपसे छोले कुलचे बर्गर ये सब बनाने के लिए किसने कहा था? यही सब खा खा कर तो आप काली हो गई हो और आपकी बुद्धि भी बदसूरत हो गई है। पायल, ये खुद तो गोरी हो नहीं सकती, इसलिए हमें इस तरह का खाना खिलाकर अपनी जैसी काली कर देना चाहती है। चलो हम लोग ऑफिस में ही नाश्ता कर लेंगे। ये नाश्ता तो मैंने सासू माँ, ससुर जी और विक्रम जी के लिए बनाया था, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा था आप लोगों के लिए मैंने डाइटिंग वाला खाना बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। सुंदरी तुरंत किचन में गई और डाइटिंग वाला खाना लेकर आ गई। तुम 5 ने मेरा नाश्ता बर्बाद कर दिया। माँ जी, पिताजी, सुंदरी, मुझे जरूरी काम से राजस्थान निकलना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ। विक्रम बिना नाश्ता किए वहाँ से निकल गया। देख लिया अपनी बेटियों को सर पर चढ़ाने का नतीजा। तुमको तो बस मेरी बेटियों की गलती निकालने का शौक चढ़ा रहता है। इस कलूटी को बताना चाहिए था ना कि ये नाश्ता हमारे लिए है। इसमें मेरी बेटियों की क्या गलती? हमें आज किसी भी कीमत पर नाश्ता करना ही नहीं है। चलो चलते हैं हम लोग ऑफिस। 5 नंदे ऑफिस जाने के लिए निकल गए। बस पड़ गई दिल को ठंडक। अब अपनी काली सूरत लेकर यहाँ खड़ी मत रह। बाथरूम में मेरी बेटियों के और मेरे कपड़े पड़े हैं, धोकर उन्हें सुखा देना शाम तक। सासू माँ, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर सुंदरी वहाँ से चली गई। देख रहे हो तुम्हारी काली बहू की जुबान कैसे कैंची की तरह चलने लगी है। अरे लेकिन उसने गलत क्या बोला? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ पायल, ममता और ज्योति अपने अपने बॉयफ्रेंड रिकी, विक्की और आदित्य के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बढ़िया नाश्ता करने में लगी थी। हम लोगों को आज घर पर नाश्ता करना ही नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर हमने सुबह सुबह आज भाभी का दिन खराब कर दिया। अरे तुम सभी तो इतनी गोरी हो, तो फिर काली भाभी कैसे पसंद कर ली तुम लोगों ने? मुझे तो काली औरतें देखकर ही उल्टी आती है। अरे यार, उल्टी तो हमें भी आती है, लेकिन भैया को कौन समझाए। चलो अब चलते हैं। अब ममता, हम लोग ना अपना पर्स लाना भूल गए हैं। पेमेंट तुम कर दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा। अरे ममता क्यों देगी, मैं देती हूँ पेमेंट। पायल ने पेमेंट किया और वो लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर बैठकर निकल गए। तभी उन्हें उनके कुछ मोहल्ले वालों ने देख लिया। ये तीनों तो मनोहर लाल की बेटियां हैं। देखो कितनी बेशर्मी के साथ इन लड़कों के साथ घूम रही हैं। इनके घर वालों को पता नहीं क्या? अगर पता होता तो ये यहाँ ना घूम रही होती। हमें इनके माता पिता से बात करनी होगी, वरना ये लोग हमारे मोहल्ले की नाक कटा देंगी। ऐसे ही समय बीतता गया और रात हो गई। रात में उन तीनों के बॉयफ्रेंड अपनी बाइक से उन्हें घर तक छोड़ने आए। सुंदरी बालकनी में खड़े होकर ये सब देख रही थी। यार पायल, हमारी बाइक में ना पेट्रोल नहीं बचा है, कुछ पैसे हमें दे दो, हम जल्दी ही तुम्हें लौटा देंगे जैसे ही सैलरी मिलेगी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये रहा मेरा कार्ड, कल मैं तुमसे ले लूंगी। इसका पिन नंबर तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। थैंक यू पायल। सुंदरी को इतनी दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर दिखाई सब कुछ दे रहा था। कार्ड लेकर तीनों के बॉयफ्रेंड वहां से चले गए और तीनों घर के अंदर आ गए। पायल, ममता, ज्योति, वो तीनों लड़के कौन थे जो तुम्हें अभी अभी छोड़कर गए? तभी वहां पर उसके सास ससुर भी आ गए। तो जैसी बदसूरत काली औरत के दिमाग में हमेशा गंदा ख्याल ही रहेगा। हमारी बेटी ऑफिस में काम करती हैं, इतनी सुंदर हैं तो उसके दोस्त होंगे और क्या। तेरे जैसी काली औरत का तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। चुपचाप जा खाना बना। जी सासू माँ। सुंदरी बेचारी किचन में जाकर चुपचाप खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद बाकी की दोनों नंदे भी आ गई। इधर उसके ससुर ने अपनी बीवी से गुस्से में कहा, तुम अपनी बेटियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। हाँ, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन ये पांचों हमारी नाक ना कटा दें। तुम जब देखो तब उस बदसूरत काली औरत की तारीफ किया करते हो और हमारी सुंदर बेटियों की बदनामी किया करते हो। बाप के नाम पर कलंक हो तुम। इतने में उसकी मोहल्ले की वही औरतें उसके घर के अंदर आईं। अरे क्यों बेचारे भाई साहब को डांट रही हो? वो बिल्कुल सही के लिए समझा रहे। आज हमने तुम्हारी ममता, पायल और ज्योति को 3 लड़कों के साथ बाइक पर देखा था। तुम मोहल्ले की औरतों के पास दूसरा कोई काम तो है नहीं, बस दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी किया करती हो और परिवार में आग लगाया करती हो। तुम्हारी आंखों पर अभी पट्टी बंधी हुई है,
अगर तुम्हारी बेटियों की वजह से इस मोहल्ले की बदनामी हुई तो अच्छा नहीं होगा। चल गुलाबो। इतना कहकर वो औरतें वहां से चली गई। दूसरी तरफ सुंदरी किचन में खाना बना रही थी। तभी उसकी पांचों नंदे पहुंच गईं। भाभी, खाना बाद में बनाना, पहले हमारे लिए मैगी और पास्ता बना दो। पास्ता मैगी मैं आपके लिए बाद में बना दूंगी, पहले खाना बना दूं वरना सासू माँ गुस्सा करने लगेंगी। पायल ने देखा कि कढ़ाई में सब्जी पक रही थी। इतने में उसने कढ़ाई उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। अब पहले मैगी और पास्ता ही बनाना वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर पांचों नंदे अपने अपने कमरे में चली गईं। कमरे में जाकर पायल, ममता और ज्योति तीनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्लान बनाने लगी। हेलो। हाँ, हम सभी लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा परिवार तो हमारा साथ देगा नहीं। हम तुम तीनों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये दुनिया प्यार को नहीं समझ पाएगी। हमने जितना कहा है वो सारा सामान लेकर कल तुम हमें मंदिर में मिलना। वहीं हम लोग शादी करेंगे और हमेशा के लिए इस राज्य से दूर निकल जाएंगे ताकि हम तक कोई ना पहुंच पाए। मुझे लग रहा है कि आदित्य तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। सुंदरी मैगी और पास्ता लेकर आ गई। ये क्या बना दिया तूने बदसूरत औरत? सासू माँ, इन लोगों ने कहा था कि पहले मैगी और पास्ता बना दो। 1 घंटे से ज्यादा हो गए, इतने में तो मैगी पास्ता खाना सब कुछ बन जाता। नाम सुंदरी है, उतनी ही अंदर से बदसूरत भी है तू। सुंदरी बेचारी किचन में जाकर रोते हुए खाना बनाने लगी और अपनी किस्मत को दोष देने लगी। खैर, अगली सुबह 4 बजे सुंदरी छत पर पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद उसने छत पर से देखा कि उसकी तीनों नंदे अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर कहीं निकल गई। सुंदरी भागकर नीचे आई और अपने सास ससुर को जगाया। सासू माँ, ससुर जी, पायल, ममता और ज्योति उन्हीं तीनों लड़कों के साथ इतनी जल्दी कहाँ निकल गई? अभी तो सिर्फ 4:30 बजे हैं। देख लिया तुमने, भाग गई हमारी बेटियां उन लड़कों के साथ। हाँ, तुम हमेशा अपनी बेटियों को गलत कहते रहते हो। कोई अर्जेंट काम होगा इसीलिए चली गई होंगी, मैं फोन करती हूँ। उसकी सास ने अपनी तीनों बेटियों को फोन किया लेकिन फोन लगा ही नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, उनका कोई अता पता नहीं चला। सास के गहने भी गायब थे। फिर एक रोज सारा मोहल्ला उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गया और उन्हें ताने मारने लगा। भाग गई तेरी तीनों बेटियां, तेरी 2 बेटियां बची हैं ना, उन्हें भी भगा दे किसी लौंडे के साथ। तूने आज तक ना हमारी बात मानी और ना ही अपनी बेचारी बहू की। भले ही उसका रंग काला है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। तेरी बेटियों से तो वो लाख गुना अच्छी है। मेरी ही आंखों पर पट्टी बंधी थी। आज मुझे पता चला कि मेरी बहू भले ही सांवली है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। हम सब ने मिलकर इस पर इतने जुल्म किए लेकिन आज तक ये गुस्से में कभी अपने मायके तक नहीं गई। अब पछताने से क्या फायदा? इन दोनों की भी जल्दी से शादी कर दो वरना ये भी किसी के साथ भाग जाएंगी। उन लोगों ने अपनी बाकी दोनों बेटियों की शादी करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी लड़का उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। तुम दोनों आज के बाद इस घर से नहीं निकलोगी, ऑफिस जाना बंद। और बहू तू आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करेगी, सारा काम ये दोनों करेंगी। बहुत जुल्म कर लिया इन लोगों ने तुम पर। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक रोज ममता, पायल और ज्योति फटे पुराने कपड़ों में बिल्कुल भिखारी बनकर लौटी। माँ, पिताजी, भाभी, हमें माफ कर दो। वो लड़के हमारा सारा पैसा और गहने लूटकर फरार हो गए। चुपचाप इस घर से निकल जा, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम लोगों की। पैसे गहने तो गए ही, हमारी इज्जत भी चली गई। अब कौन शादी करेगा तुम लोगों से कलंकिनी? चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई से बात करती हूँ। सुंदरी ने अपने भाई को फोन करके सारी बात बताई। चिंता मत करो, मैं उनके लिए लड़का ढूंढूंगा, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। कुछ महीनों के बाद सुंदरी के भाई ने अपनी कंपनी में काम करने वाले लड़कों से सुंदरी की नंदों की शादी करा दी। बहू, मैं गलत थी, काले और गोरे में भेदभाव करती थी। इंसान की पहचान रंगों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। उस दिन के बाद सभी की नजरों में सुंदरी की इज्जत बढ़ गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। आर्यन सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। सौम्या मुस्कुराते हुए पास बैठ गई। आर्यन, तुम्हें याद है तुमने वादा किया था कि आज हम शॉपिंग करने जाएंगे? हाँ याद है, चलो तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद आर्यन और सौम्या सुपरमार्केट में घूम रहे थे कि अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। अरे भैया, सुपरमार्केट में और अपनी बहन को ही भूल गए। मैं कब से आवाज दे रही हूँ। अरे नताशा, सच में मैंने तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं। मुझे पता था भैया, भाभी के आने के बाद तो आपको अपनी बहन की याद ही नहीं रही। सौम्या अचकचाकर आर्यन की ओर देखती है। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारी तो 2 बहनें हैं।
प्रीति और चारू। अरे हाँ, लेकिन नताशा मेरी मुंह बोली बहन है, पड़ोस में ही रहती है। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, ये हमारी शादी में भी आई थी। भैया असल में मैं मेकअप का सामान लेने आई थी, पर जल्दबाजी में पैसे घर भूल आई। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, तेरा भैया है ना, चल मैं दिलवाता हूँ तुझे सामान। सौम्या के चेहरे पर असहजता झलक रही थी, लेकिन वो चुप रही। आर्यन, सौम्या और नताशा कॉस्मेटिक स्टोर में घुसे ही थे कि तभी पीछे से 2 और लड़कियों की आवाज आई। अरे भैया, भैया आप यहाँ? आर्यन मुड़ा और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। अरे सोनिया, रूपा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भैया मैं अपनी कार की सर्विसिंग करवाने आई थी और मेरी स्कूटी खराब हो गई थी, तो मैं रूपा के साथ घूमने लगी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे? अरे मैं सौम्या को शॉपिंग करवाने लाया था, रास्ते में नताशा मिल गई तो इसे मेकअप का सामान दिलवा रहा हूँ। भैया मेकअप का सामान तो हमें भी चाहिए, लेकिन क्या आप हमें नहीं दिलवाओगे? हाँ भैया, अब तो आप सिर्फ भाभी के हो गए हो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम तीनों, इस मार्केट में जो भी पसंद करोगी वो सामान तुम्हारा। तीनों लड़कियां तरह तरह के मेकअप का सामान उठाने लगती हैं। कुछ ही देर में कैशियर ने लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। तीनों लड़कियां मुस्कुराते हुए पैसे दिए बिना वहाँ से चली जाती हैं। आर्यन और सौम्या कार में बैठ गए। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? मुझे लगा था आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करूंगी, कुछ अपने लिए खरीदूंगी। सॉरी यार, जेब के सारे पैसे खर्च हो गए, अगली बार चलेंगे ना। अगली सुबह होते ही सौम्या उठकर किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सौम्या ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर 3 अजनबी लड़कियां खड़ी थीं। कौन हो तुम लोग? पहली लड़की ने जवाब दिया। मेरा नाम पूजा है, मैं नेहा और मैं साक्षी, हम भैया से मिलने आए। सौम्या कुछ कहने वाली थी कि तभी आर्यन वहां आ गया। जैसे ही उसने उन तीनों को देखा, अरे साक्षी, नेहा, पूजा, तुम तीनों मुंबई कब आई? आपको अपनी बहनों की कोई खबर ही नहीं रहती। भैया क्या आपको पता भी है कि मनीषा की शादी होने वाली है? क्या? मेरी बहन मनीषा की शादी हो रही है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं? उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? जल्दी ही आपके पास कार्ड पहुंच जाएगा। हम तीनों उसी की शादी में आए और साथ ही मेकअप खरीदने निकले थे। आप तो जानते ही मनीषा को मेकअप का कितना शौक है। अरे तुम तीनों को अपनी जेब से मेकअप खरीदने की जरूरत नहीं है। सौम्या जो अब तक चुपचाप खड़ी सब देख रही थी, आर्यन के बुलाने पर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ गई। अब सौम्या, मेरी इन 3 बहनों को लेकर मार्केट जाओ और सबसे महंगा और अच्छा कॉस्मेटिक मेकअप का सामान खरीद कर लाओ। अगर मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग ना होती ना तो मैं खुद चलता। सौम्या अंदर जाकर गुस्से से बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कौन है ये लड़कियां? अरे मेरी बहनें हैं। तुम्हारी बहनें? तुम्हारी तो सिर्फ 2 बहनें हैं ना, प्रीति और चारू। मैं कब से कह रही हूँ कि उन्हें यहाँ बुला लो, वो भी तुम्हारे साथ और मेरे साथ थोड़ा समय बिता ले, लेकिन तुम हमेशा टाल जाते हो। अपनी सगी बहनों को तो कोई भाव नहीं देते। वैसे पता नहीं कहाँ कहाँ की सैकड़ों बहनें बना लिए हो। खबरदार, जो मेरी बहनों के खिलाफ कुछ बोला तो। इतना कहकर आर्यन ने 1 लाख रुपए सौम्या के हाथ में थमा दिए। सौम्या चुपचाप पूजा, नेहा और साक्षी को लेकर एक बड़े सुपरमार्केट में पहुंच गई। वो तीनों महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने लगी और सारे रुपए खर्च करवा दिए। सामान खरीदने के बाद वो तीनों बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही साक्षी ने धीरे से हंसते हुए कहा, ऐसा बेवकूफ घोचू इंसान हर किसी को मिले। नेहा भी हंसते हुए बोली, मेरा सगा भाई तो मुझ पर 10 रुपए भी खर्च नहीं करता और ये बेवकूफ घोचू सिर्फ भैया कहने पर हजारों रुपए लुटा देता है। सच कहूँ तो ऐसे नमूने दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। अच्छा हुआ कि हमें एक घोचू मिल गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बातें कोई सुन रहा था। नताशा जो पास ही खड़ी थी ये सब सुन चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नताशा घर पहुंची, गुस्से में सारी बातें आर्यन को बताने लगी। तुम जिन मुंह बोली बहनों पर पैसे लुटा रहे हो, उन्हें तुम्हारी कोई कद्र नहीं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें घोचू, बेवकूफ और नमूना कह रही थी। झूठ बोलना बंद करो सौम्या, तुम्हें मेरी बहनों से जलन हो रही है, इसलिए ये सब बातें बना रही हो। इतना कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास वहां आ गई। बहू रो मत, ये ऐसा ही है। मैंने इसे बहुत समझाया कि तेरे पिता ने कितनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, लेकिन ये मानता ही नहीं। कुछ समय बाद सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया। देखते ही देखते सौम्या की बेटी 5 साल की हो गई, लेकिन आर्यन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। हर दिन कोई न कोई ननद घर में आ जाती और आर्यन उन पर पैसे लुटाता रहता। एक दिन आर्यन शाम का समय घर आता है। सौम्या चिंतित स्वर में उससे कहती है, आर्यन, पिंकी की तबीयत कल से ठीक नहीं है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज मेरी बहनें कविता, अंजलि और मनीषा आ रही हैं। उनके नाश्ते पानी का इंतजाम करो। ये कविता और अंजलि कौन है? अरे
ये भी मेरी मुंह बोली बहनें हैं कॉलेज टाइम के। मैं इस संसार की पहली ऐसी बहू हूँ जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 101 नंदे हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ इनकी सेवा करते करते और इनका मेकअप का सामान खरीदते खरीदते। मत भूलो, ये सारा खर्चा मेरे पैसों से होता है, तुम्हारे मायके से नहीं। और तुम मत भूलो, तुम्हारा बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। तुम्हारी अपनी बेटी बीमार पड़ी है और तुम्हें अपनी इन मुंह बोली बहनों की पड़ी है। अरे तुम्हारी सगी बहनें चारू और प्रीति जो तुमसे नाराज होकर घर आना छोड़ चुकी हैं, उनका हालचाल लेने की तुम्हें फुर्सत तक नहीं। तभी डोरबेल बजने लगती है। आर्यन दरवाजा खोलता है। कविता, अंजलि और मनीषा अंदर आ जाती हैं। भैया 5 साल बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। माफ कीजिए, शादी में इतनी बिजी थी कि आपको कार्ड देना ही भूल गई। अजीब बात है, भैया को शादी में बुलाना याद नहीं रहा। आर्यन गुस्से से सौम्या को घूरता है और सख्त लहजे में कहता है, जाकर मेरी बहनों के लिए नाश्ते का इंतजाम करो, और हाँ, कुछ देर में तुम्हें इनके साथ सुपरमार्केट भी जाना होगा। सौम्या पैर पटकती हुई अंदर चली जाती है। तभी अंदर से उसके रोने की आवाज आती है। आर्यन घबराकर अंदर दौड़ता है और देखता है कि पिंकी बेहोश पड़ी थी। देखो ना आर्यन, पिंकी होश में ही नहीं आ रही। आर्यन घबराते हुए पिंकी को गोद में उठाता है और अस्पताल की ओर भागता है। देखो, तुम्हारी बेटी काफी समय से बीमार है और तुम अभी तक इसे दिखाने तक नहीं आए। इसकी हालत बिगड़ चुकी है, इसे तुरंत ब्लड चाहिए, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। डॉक्टर, मेरी बहुत सी बहनें हैं, किसी न किसी का खून तो जरूर मिलेगा। आर्यन घर दौड़ता है जहाँ मनीषा, अंजलि और कविता बैठी थी। पिंकी को खून की जरूरत है, तुम तीनों जल्दी चलो, अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराओ, शायद तुम में से किसी का मिल जाए। तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। माफ करना भैया, कुछ समय पहले ही मैं बीमार हुई थी, डॉक्टर ने खून देने से मना किया है। भैया मैं तो बहुत कमजोर हूँ। हाँ भैया, मैं भी, आप जानते हैं ना मेरी तबीयत कैसी रहती है। तीनों एक दूसरे को इशारे करती हैं और चुपके से घर से निकल जाती हैं। दरवाजे से बाहर जाते हुए तीनों आपस में फुसफुसा रही होती हैं। जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं सच में खून न देना पड़ जाए। बेवकूफ खोचू इंसान की जेब ढीली करवाने आई थी और यहाँ तो खून देने की नौबत आ गई। उसकी बेटी को मैं खून क्यों दूं? वो मेरा सगा भैया थोड़ी ना है। आर्यन दरवाजे के पीछे खड़ा होकर ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव आ जाते हैं। वो हताश होकर अस्पताल लौटता है और निराश होकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, कोई खून देने के लिए तैयार नहीं हुआ, अब क्या होगा? चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को खून मिल गया है, लेकिन मेरी तो किसी भी बहन ने खून दिया ही नहीं, फिर किसने? तभी सौम्या आगे आती है और दृढ़ स्वर में कहती है, तुम्हारी सगी बहनों चारू और प्रीति ने, क्योंकि सगा खून सगा ही होता है। आर्यन की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वो चारू और प्रीति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी अहमियत समझने में देर कर दी। कोई बात नहीं भैया, बस अब अपने परिवार को अहमियत देना सीख लो। और हाँ, अब मुंह बोली बहनों की जगह सगी बहनों का ख्याल रखना। कुछ दिन बाद पिंकी स्वस्थ होकर घर आ जाती है। उसके बाद आर्यन पूरी तरह बदल जाता है। वो अपने परिवार और बिजनेस पर ध्यान देने लगता है और अपनी मुंह बोली बहनों से दूरी बना लेता है। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें